नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली कक्षा में। अभी तक हमने अर्थव्यवस्था की कुछ परिभाषाएं देखी, साथ में बाजार की शक्तियों की चर्चा हमने की और हमने मुद्रास्फीति और मुद्रा इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ हमने देखी डिफ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। अब हम बात करेंगे रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन की। उम्मीद करते हैं अब तक जो भी आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रिफ्लेशन अर्थात मुद्रा संस्फीति लिख देते हैं। रिफ्लेशन इसको हिंदी में लिखेंगे मुद्रा संस्फीति। रिफ्लेशन क्या है, इससे पूर्व हम आपको बता दें, इसका यूज़ हमेशा पॉजिटिव टर्म में किया जाता है, यानी कि सकारात्मक लहजे में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो रिफ्लेशन होता है यह अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाता है, अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाता है। अभी तक जो हमने दोनों टर्म देखे उसमें से जो मुद्रास्फीति थी वह कुछ हद तक, यदि 4% ±2 तक रहती है तब अर्थ विकास की ओर अर्थव्यवस्था अग्रसर करती है, उससे अधिक या उससे कम हो जाती है तब नुकसान करती है। ठीक है, और मुद्रा संस्फीति तो पूरा मुद्रा संकुचन जो था, डिफ्लेशन, वह पूरा नुकसान ही कराती है। रिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन से अर्थव्यवस्था को फ़ायदा क्यों पहुंचता है, तो यह रिफ्लेशन की जो डिफिनेशन है उसी में आपको मिल जाएगी। रिफ्लेशन होता क्या है, दरअसल जब मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जो माफ कीजिएगा मुद्रा संकुचन जो हुआ था नौबत जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या हुआ था, वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में तेज़ी से गिरावट आती है। गिरावट क्यों आती है, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की तरलता में कमी आ जाती है। तो सरकार या आरबीआई जब जानबूझकर क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और तरलता बढ़ा देते हैं। जब मार्केट में मुद्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मांग में वृद्धि बढ़ेगी, मांग में वृद्धि बढ़ेगी तो मांग बढ़ना शुरू होगी तो कीमतें बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। मांग और पूर्ति में हमने आपको यह बताया हुआ था स्टार्ट में ही। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखते हैं, यह मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने की क्रिया होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मुद्रा संस्फीति कहलाएगी। ठीक है, मुद्रा संस्फीति कहलाती है। और मुद्रा स्फीति नियंत्रित कैसे होती है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपने अपने अलग अलग टर्म्स हैं मुद्रा संस्फीति को नियंत्रित करने के लिए। आरबीआई मौद्रिक नीतियों के द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है राजकोषीय नीति के द्वारा। तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में मुद्रा, और मुद्रा से संबंध है तरलता। ठीक है, तरलता, इसकी वृद्धि कर देते हैं, इसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, बढ़ा दिया जाता। जब यह बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, मार्केट, जब लोगों के पास पैसा बहुत होगा तो लोग खरीदारी करेंगे, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ती है। ठीक है, अब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग खरीदने जाएंगे, मांग करेंगे, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है नियोजित तरीकों से कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ती हैं। पर मार्केट में इतनी ही तरलता बढ़ जाती है कि नियोजित तरीके से बढ़े, बहुत अधिक ना बढ़ जाए, नियोजित तरीके से, यानी कि कंट्रोल में रखते हुए। ठीक है, अब मांग बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने से एक और फायदा होगा, या तो कीमतें बढ़ी, और कीमतें जब बढ़ी तब क्या हो गया, मुद्रा संकुचन जो था
जो मुद्रा संकुचन स्टार्ट हुआ था, मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण हो गया, मुद्रा संकुचन को नियंत्रित कर लिया गया। ठीक है, साथ में अगर मांग बढ़ेगी तो एक और मांग के फलस्वरूप कुछ और भी होगा, एक अन्य क्रिया भी होगी मांग बढ़ने के फलस्वरूप, उसे हम बोलेंगे उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु या सेवा की अगर मांग बढ़ेगी तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार में वृद्धि हो जाएगी, रोजगार में वृद्धि से क्या होगा, लोगों के पास अधिक धन आएगा। ठीक है, और इस प्रकार यह क्रिया मंदी पर नियंत्रण करती है। पिछली कक्षा में आपने आपको बताया था ना मंदी किस प्रकार बढ़ जाती है, तो यहाँ से मंदी पर नियंत्रण होता है रिफ्लेशन से, मुद्रा संस्फीति से। ठीक है, अब मुद्रा संस्फीति के पश्चात अब हम अगला देखेंगे, मुद्रा संस्फीति के पश्चात हम देखेंगे डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन अर्थात विस्फीति, नोट कर लीजिए, डिसइंफ्लेशन अर्थात विस्फीति। आपको विस्फीति शब्द से लग रहा है जिस प्रकार रिफ्लेशन मुद्रा संस्फीति या मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए था, उसी प्रकार जो डिसइंफ्लेशन है क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, इसका एक बार अगर हम चार्ट के जरिए आपको हम बताएं, जो रिफ्लेशन हो रहा है, जो मुद्रा संस्फीति हो रहा है, वह किस प्रकार हो रहा है। पहले आपको एक बार चार्ट के माध्यम से इसको बता देते हैं। जो ये था हमारा प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल था, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा था बढ़ता है और यहाँ पर प्राइस डाउन हो रहा था। तो जो हमारे पास मुद्रा विस्फीति आई थी, मुद्रा संकुचन आया था, मुद्रा संकुचन में हमारे पास क्या हो गया था, प्राइस नीचे जा रहे थे। ठीक है, प्राइस मान लीजिए यहाँ पर था प्राइस का लेवल, तो कुछ क्रिया बढ़ाई गई, मार्केट में मनी बढ़ाई गई। ठीक है, जिससे प्राइस बढ़ा और प्राइस बढ़कर यहाँ पर आ गया, प्राइस जो संतुलन है इस बिंदु पर आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आते ही क्या हुआ, मुद्रा संकुचन नियंत्रित हुआ। इसी प्रकार से डिसइंफ्लेशन यानी विस्फीति काम करेगी। विस्फीति क्या काम करती है, या भी पॉजिटिव टर्म में यानी कि सकारात्मक लहजे में लिया जाता है। यह काम करती है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करती है, इन्फ्लेशन को लिखते हैं मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की क्रिया। ठीक है, नियंत्रित करने की क्रिया। ठीक है, यह भी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करती है आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझकर मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी कर देती है। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझकर क्या करेगी, यानी कि नियंत्रित तरीके से, जानबूझकर या नियंत्रित तरीके से, नियंत्रित लिखना ज़्यादा उचित रहेगा, नियंत्रित तरीके से मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी कर देती है। अब मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी होगी तो उससे क्या होगा, लोगों की जो क्रय शक्ति है उसमें कमी आ जाएगी। जब मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग कम खरीद पाएंगे, क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब क्रय शक्ति में कमी होने से क्या होगा, सीधा सीधा मांग में कमी हो जाएगी। जब क्रय शक्ति कम होगी तो लोग कम मांग करेंगे, मांग में कमी होने से क्या होगा, कीमतों पर कमी आएगी, वह भी नियंत्रित तरीके से। इतनी भी मांग नहीं कम की गई है कि मंदी का फिर से जमाना आ जाए, नियंत्रित तरीके से आएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, यह जनरल प्राइस लेवल है आपका, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, यह जनरल प्राइस लेवल है। यहाँ प्राइस ज़्यादा हो रहा था इन्फ्लेशन में, ठीक है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा भाग रहा था, तो धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको यहाँ पे लाने के लिए डिसइंफ्लेशन यानी विस्फीति यूज़ किया गया, डिसइंफ्लेशन यूज़ किया गया। ठीक है, अब आपने जो 5 डिफिनेशंस पढ़े हैं इसमें आपको अब समझ में आ गया होगा, जो मुद्रास्फीति आपने पढ़ी है, मुद्रास्फीति ठीक उल्टा है मुद्रा संकुचन के।
मुद्रास्फीति ठीक विपरीत है मुद्रा संकुचन के। ये सब आपने पढ़ लिया होगा, अब तक समझ गए होंगे परिभाषाओं से, ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विस्फीति। मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे खतरनाक स्थिति की किसी भी अर्थव्यवस्था में, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन यानी गतिहीन स्फीति। गतिहीन स्फीति सबसे खतरनाक होती है, उसके विषय में बात करते हैं हम। स्टैगफ्लेशन जिसे बोलते हैं गतिहीन स्फीति। अरे भाई हाथ रख रहे हैं नीचे। ठीक है, इसमें क्या होता है गतिहीन स्फीति में? गतिहीन स्फीति ऐसी होती है कि किसी देश में जब भी स्टैगफ्लेशन या गतिहीन स्फीति का जो मामला सामने आता है, उसमें दरअसल ऐसा होता है कि स्फीति होती है, धीरे धीरे मुद्रा स्फीति हो रही है। ठीक है, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही है, लेकिन मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति दिखाई पड़ती है। अर्थात गतिहीन स्फीति क्या है? मुद्रा स्फीति और मंदी दोनों साथ में जब होती हैं तब इसे गतिहीन स्फीति बोलते हैं। अर्थात नोट कर लीजिए आप, जब किसी देश में अर्थव्यवस्था में किसी, इसको की कर लीजिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, आपका शब्द अच्छा बनेगा, मुद्रास्फीति के साथ साथ, यानी कि मुद्रास्फीति अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति के साथ ही मंदी की भी स्थिति दिखाई दे तो उस परिस्थिति को क्या बोलेंगे? गतिहीन स्फीति कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप नोट डाल के लिख लीजिएगा मोटा मोटा, और ये आपसे पूछा सकता है अर्थव्यवस्था की सबसे भयावह स्थिति किस में होती है, तो स्टैगफ्लेशन में होती है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे भयावह स्थिति है। बहुत खतरनाक स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन या गतिहीन स्फीति। ठीक है, गतिहीन स्फीति के बारे में एक चीज़ और मैं आपको नोट करके लिखाना चाहूँगा, एक और नोट डाल लीजिए, आज काफ़ी सारे नोट करा डालेंगे। जो स्टैगफ्लेशन होता है यानी गतिहीन स्फीति होती है, अभी तक हमने आपको मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति और डिसइन्फ्लेशन यानी कि विस्फीति हमने देखी। इन चारों में हमने पढ़ा क्या है, या आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तक हम बात करते हैं आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी अपनी विधियों का उपयोग करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजकोषीय नीति का। लेकिन जब यह स्टैगफ्लेशन की अवस्था आती है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति आती है यानी गतिहीन स्फीति की स्थिति आती है, तब आरबीआई अपनी दोनों नीतियां, यानी मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो नीतियां आती हैं, दो विधियां आती हैं, वो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है उसके अंतर्गत परिणात्मक विधि होती है और एक गुणात्मक विधि होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड, दो मेथड होते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति में, मॉनेटरी पॉलिसी में। और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है राजकोषीय नीति। तो यह तीनों चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। अर्थात आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत अपनी परिणात्मक और विधि और गुणात्मक विधि का एक साथ उपयोग करता है, और साथ ही साथ सरकार राजकोषीय नीति का भी उपयोग करेगी। तीनों जब नीतियां एक साथ लगेंगी तभी इस गतिहीन स्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। लिख लीजिए आप, समझ में आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन को नियंत्रित
करने के लिए क्या होता है, आरबीआई जो है, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति जिसमें परिणात्मक विधि और क्वालिटेटिव मेथड इसको बोलते हैं, साथ में साथ लिख लीजिए के साथ दूसरा कौन सा मेथड अपना यूज करता है, गुणात्मक विधि, जिसे क्वांटिटेटिव मेथड बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेथड, और ये क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, गुणात्मक विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, और साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी सरकार है, राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। ठीक है, राजकोषीय नीति का भी उपयोग करती है। स्टैगफ्लेशन इतनी भयावह स्थिति होता है, सोच लीजिए आप, सबको साथ में आना पड़ता है स्टैगफ्लेशन को रोक। चलिए डिस्कस करते हैं जो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, इन सब के विषय में जो हमने चर्चा की है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है भारत में। ठीक है, हेडिंग आप डाल लीजिए, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इन इंडिया। इतने से हम आपसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, गुणात्मक विधि, परिणात्मक विधि की चर्चा कर रहे हैं। अब इनके विषय में जरा हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो कंट्रोल दो प्रकार से होता है, एक चार्ट बना लीजिए, आरबीआई के द्वारा, दूसरा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, तो आरबीआई किस प्रकार नियंत्रित करती है, आरबीआई के पास होती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई दो प्रकार से उपयोग करती है, यहाँ पर भी दो प्रकार हैं। एक होती है मौद्रिक नीति में परिणात्मक विधि, और दूसरी मौद्रिक नीति जो आरबीआई प्रयोग करती है वह है गुणात्मक विधि। अभी सबके विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में जो वित्त मंत्रालय या भारत सरकार जो विधि नीति लाती है साथ में, इसे बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में आपको बजट का थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं मौद्रिक नीति की। लिखने में क्या हो जा रहा है मेरे को, ठीक है। मौद्रिक नीति क्या होता है, यह आपको शब्द से समझ में आ रहेगा, मुद्रा संबंधी कोई नीति है। ठीक है, यह एक्चुअली क्या होता है, मुद्रा संबंधी नीति, आप इसको अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं सरल भाषा में, मुद्रा संबंधी नीति। क्या होता है इसके तहत, आरबीआई जो होता है अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए जो मुद्रा है, मुद्रा की पूर्ति विद्यमान रहे, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रहे। और मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इस चीज को सुनिश्चित करता है कि उसका मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रहे और देश के आर्थिक विकास के लिए मुद्रा की पूर्ति संतुलित रूप से होती रहे। ठीक है, और जो मौद्रिक नीति होती है आर्थिक नीति का एक भाग होता है, एक अंग होता है। तो बात करते हैं मौद्रिक नीति के दो भाग, एक क्वालिटेटिव मेथड और एक क्वांटिटेटिव मेथड, दो बताया था। तो अब हम पहले बात करते हैं परिणात्मक विधि पे। परिणात्मक विधि जिसे हमने, नोट कर लीजिए आप,
तो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड में ही आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, OMO और MSF, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, क्या क्या आता है परिणात्मक विधि में आपका, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब के विषय में आपसे पूछा जाता है, तो आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रिवर्स रेपो रेट, और क्या क्या आता है इसमें आपका, CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यह सब बैंकों को बनाना होता है। ठीक है, साथ में SLR को क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, SLR के साथ साथ OMO और अगला क्या आता है, MSF। OMO होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, साथ में MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट को रीपरचेस रेट भी कहते हैं, अर्थात पुनः क्रय का जो रेट होता है, इस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं, अलग से दिखा देते हैं आपको, पहले इसी में दिखाने का विचार था पर अलग से आपको लिख के दे देते हैं। रेपो रेट और बैंक रेट काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, हिंदी में हम इसको रेपो रेट ही बोलते हैं, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश एक ही में लिख दे रहे हैं। रेपो रेट को अगर आप पूरा पढ़ो तो यह आता है री परचेस रेट, यानी कि पुनर्क्रय दर, रेट को दर ही बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, यह क्या होता है, जिस दर पे RBI जो होता है वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। अल्पकालिक ऋण यानी कि ओवरनाइट ऋण, जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, अब या ओवरनाइट ऋण में आप लिख लीजिए अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण क्यों लिखाया है, अल्पकालिक ऋण यानी करते कुछ समय के लिए होता है, जैसे 3 डेज टू 40 डेज। ठीक है, 3 दिनों से 40 दिनों के बीच के लिए देता है, इसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट वर्तमान में कितना है, चलो बताते हैं आपको, और वर्तमान में रेपो रेट है 5.90%। ठीक है, अभी यह हाल ही में रिवाइज हुआ है। ठीक है, साथ ही बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट पे बात करते हैं। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, इसे पुनर्कटौती दर बोलते हैं, यानी बट्टे की दर या पुनर्कटौती दर, इसको बट्टे की दर भी लिखा जाता है, बट्टे की दर। तकनीकी भाषा में हिंदी के शब्द बड़े खतरनाक हैं, इसीलिए भी हाल ही में तकनीकी भाषा के कुछ शब्दों का हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आयोग के गठन करने की बात की गई है। जैसे कुछ वर्ड्स हो गए सेल्फी, क्रिप्टो, इन सब का हिंदी अर्थ क्या है, तो इनके लिए एक आयोग बनाने की बात करने की बात की गई है। उसके लिए लोगों से सलाह भी मांगी जाएगी, एक वेबसाइट बना के, एक पोर्टल बना के जल्दी ही। ठीक है,
इसमें क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, वह दर जिस दर पर आरबीआई दीर्घकालिक ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है, इसे बैंक रेट कहते हैं। वर्तमान में बैंक रेट क्या है, 6.15%। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं, रेपो रेट देखिए कम समय के लिए मिला, कम परसेंटेज में मिला है, सस्ता पड़ गया। बैंक रेट थोड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए रेपो रेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं बैंक्स। तो आरबीआई क्या होता है, आरबीआई ऐसे थोड़ा ना कि बैंक गया किसी जो वाणिज्यिक बैंक है वो गया आरबीआई के पास, भैया हमारे पास आप पैसे खत्म हो गए, हमें थोड़ा पैसे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी बैंक आरबीआई के पास जाता है ऋण लेने, अल्पकालिक ऋण हो या दीर्घकालिक ऋण हो, तो आरबीआई अपने पास उसकी कुछ प्रतिभूतियां जमा कराता है, इस वादे के लिए कि अल्पकाल में ही बैंक उसे वापस ले लेगा। ठीक है, प्रतिभूतियां नहीं, सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर आपने ये बैंक रेट बढ़ा दिया और रेपो रेट बढ़ा दिया, दो चीज़ें तो आपने बता दी, पर इनसे महंगाई पे यानी इन्फ्लेशन पे नियंत्रण कैसे होगा, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण कैसे होगा, तो उसके विषय में भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन बाय रेपो रेट एंड बैंक रेट। नहीं समझ में आया तो हिंदी में आप लिख लीजिएगा। जो मुद्रास्फीति है, रेपो रेट व बैंक रेट के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ये कैसे हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से यह होता है। क्या होता है जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है बताइए, मुद्रास्फीति की स्थिति, अभी आपको आप स्वयं ही इसके विषय में बोलेंगे कि यह इतना आसान होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या हुआ था, अभी देखिए आप लोग स्वयं से जवाब देंगे। इस चीज़ें मुद्रास्फीति और विस्फीति और जो भी आपने आपको पूरा पढ़ा दिया है, इसके विषय में आप किताबों में जाइए पढ़िए, कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मुद्रा संकोचन, मुद्रास्फीति, पूरा एक पैराग्राफ बना के लिख दिया है। लगता है कि बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, उस पर रिसर्च ही करनी है। बच्चे घबरा जाते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने में बुक से। बहुत ईजी है, और इजी में मैं आपको बता दें कि क्या क्या होता है, आप स्वयं ही भी जवाब देने लगेंगे। अगर लाइव क्लास होती तो आप खुद ही बोल बोल के जवाब दे रहे होते, आपसे जवाब सीधे लेते, लाइव इंटरेक्शन अगर होता तो। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई और मुद्रा का मूल्य गिर गया। सबसे पहले जब लेक्चर शुरू किया था, मुद्रास्फीति शुरू किया था, यही बताया था ना मैंने, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ गया और मुद्रा का मूल्य गिर गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मार्केट में मुद्रा बहुत है, सामान पैसा बहुत है, मार्केट में मुद्रा बहुत है, रुपया बहुत है, सामान लिमिटेड है, तो क्या होगा, जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके रेट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो आरबीआई क्या करेगा इस स्थिति में, आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट में बढ़ोतरी कर देगा। रेपो रेट को हम आरआर लिख दें, आरआर एंड बीआर, यानी बैंक रेट में वृद्धि कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक समय पे मार्केट में रेपो रेट चल रहा है 4.5%। ठीक है, अब बैंक आसानी से लोन ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बढ़ के 4.5% से 5% कर दिया गया आरआर, या बीआर चल रहा है 4.15%, उसको 4.5 या 4.75 कर दिया गया, दोनों चीज़ें बढ़ गई। तो क्या होगा भाई, जब ब्याज का बढ़ेगा, ब्याज की दर बढ़ेगी, तो जो उधार हम लेते हैं, जो लोन लेते हैं, वो महंगा हो जाएगा ना, उधार लेना महंगा पड़ जाएगा जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो इससे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा जो वाणिज्यिक बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंकों को उधार लेना महंगा पड़ जाएगा। अब वाणिज्यिक बैंकों को उधार लेना महंगा पड़ेगा, तो ये उधार कम लेंगे, अब उधार कम लेंगे या इनको महंगा पड़ रहा है उधार लेना, तो जो बैंक है, बैंक आगे उधार देते हैं कस्टमर को, तो बैंक की उधार देने की जो क्षमता होगी, ये बढ़ेगी या घटेगी, क्षमता घट जाएगी। ठीक है, बैंक जो उधार देते हैं उनकी क्षमता घट जाएगी। अब
बैंकों की उधार देने की क्षमता घटेगी, बैंकों के पास थोड़ा लिमिटेड पैसा है, पहले थोड़ा ज़्यादा पैसा आ रहा था, अभी कम पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, बैंक भी जब आगे किसी ग्राहक को उधार देंगे तो वह ऊंची ब्याज दर पर देंगे। ठीक है, तो बाजार में ऊंची ब्याज दर, ऊंची ब्याज दर, और जब ब्याज दर ऊंची होती है यानी ज़्यादा होती है तो लोग कम लोन लेते हैं। लोग 100 में से 5% लोग कम लोन ले लेते हैं। ठीक है, अगर ब्याज की दर में ऐसा माना गया है यदि ब्याज की दर में 1% की बढ़ोतरी होती है तो लोन लेने वालों की संख्या में 5 से 10% की कमी हो जाती है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो लोग कम लोन लेंगे तो यानी कि क्रय शक्ति में कमी होगी। अब क्रय शक्ति में कमी होने से क्या होगा, मांग में कमी होगी, मांग में कमी। मांग में कमी होने से क्या होगा, कीमतों में, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। और यह कमी किस प्रकार की हो रही है, या नियंत्रित कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ ऊपर से देखिए यहाँ से नियंत्रित किया गया है और यहाँ से ये कमी सीधे सीधे आ जाएगी। ठीक है, इसी से क्या होगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा, जो मुद्रास्फीति हमने पढ़ी थी। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग डिसइंफ्लेशन जानते हैं, मुद्रास्फीति के बारे में हमने पढ़ लिया था, यही पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यह हो गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अब अगर इन्फ्लेशन ऐसे कंट्रोल हो रहा है तो डिफ्लेशन और रिसेशन आरआर और पीआर से कैसे कंट्रोल होगा वो भी देख लीजिए आप, जस्ट ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। नोट करा देता हूं आपको, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन एंड रिसेशन। रिसेशन बोलते हैं मंदी को। ठीक है भाई, आरआर एंड बीआर। डिफ्लेशन यानी मुद्रा संकुचन, रिसेशन मंदी। पीछे वाले वर्ड्स लिखवा चुके हैं, इसको हिंदी में लिखा देते हैं मंदी। तो क्या होगा इस स्थिति में, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट में कमी कर देगा। अब बैंक रेट और रेपो रेट में कमी होगा तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों को उधार लेना सस्ता पड़ जाएगा। सस्ता पड़ जाएगा ना भाई, कम रेट है तो बढ़िया इजीली उधार मिल जाएगा। लिख लीजिए आप, बैंकों को उधार लेना सस्ता पड़ जाएगा। अब बैंक सस्ता उधार लेंगे तो आगे बैंक जो ग्राहक को भी सस्ता उधार देंगे। ठीक है, और ग्राहक को उधार सस्ता देने का मतलब बैंक नीची ब्याज दर पर यानी कम ब्याज दर पर, नीची ब्याज दर पर उधार देंगे। नीची ब्याज दर पर उधार देंगे तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ी, अब जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि होने से दो चीज़ें होंगी, चलिए पहले एक लाइन ये पूरी कंप्लीट करते हैं। मांग में वृद्धि होने से कीमतों में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि होने का अर्थ है या नियंत्रित प्रकार से होगी, अर्थात मुद्रा संकुचन पर यानी डिफ्लेशन पर नियंत्रण लग जाएगा, मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण। अब मांग में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने का सीधा सा अर्थ आता है रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार बढ़ता है तो मंत्री पर रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने से सीधा सीधा अर्थ आता है मंदी पर नियंत्रण। मंदी और रोजगार का सीधा सीधा संबंध है। ठीक है, यह हो गया कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन एंड रिसेशन बाय आरआर एंड पीआर। अब हमने आपको रेपो रेट और बैंक रेट के विषय में बता दिया है। आगे हम रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पूंजी का निर्माण कैसे हो रहा है, बैंक डिपॉजिट क्या होता है, लिक्विडिटी क्या चीज़ है, यह भी आपको बता देंगे। ओएमओ एमएसएफ जो रह गया यह भी आपको अगली कक्षाओं में बताते हैं। सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, एमएसएफ, इनके फुल फॉर्म हमने आपको बता दिए हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आप क्लासेस के साथ बने रहिए, हम लोग को सपोर्ट, अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और
आसानी से इकोनॉमिक्स पढ़ते रहिए। ज्योग्राफी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, बीच बीच में करंट अफेयर की भी कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं। अभी हमारे संस्था में बहुत ही कम लोग हैं, 2 ही लोगों से बात चला रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, बना रहा, तो शायद और भी लोग जुड़ें, तो चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल इतना मिल रहा है। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।